नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। एमपी के में आज 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। मतदान जारी हो चुका है। 12 मंत्री समेत 355 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। नियमों को तहत हो रहे हैं मतदान। उपचुनाव वाली सीटों पर वोटिंग के लिए 9,361 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3,038 बूथ संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। निष्पक्ष मतदान के लिए 33,000 सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां 12 मंत्री समेत 355 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। उपचुनाव वाली सीट पर वोटिंग के लिए 9,361 मतदान केंद्र हैं, जो 3,038 बूथ को संवेदनशील श्रेणी में रखा है। बिहार चुनाव में चिराग ने अपना बहुमूल्य वोट दिया। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको ज़रूर चुनें। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप लोगों को विरासत में मिली है राजनीति, इसलिए आप लोग उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो चुनाव का समय है, पर्सनल अटैक मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। बड़े हैं, हाँ मेरी नीतियों का बस विरोध कीजिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि जैसे मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ, जैसे मुझे नहीं पसंद कि उनका साथ निश्चय बिहार में विकास ला सकता है, उनको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से अगर उनको कोई दिक्कत है, नीति का विरोध करें। व्यक्तिगत टिप्पणी राजनीति में मुझे नहीं लगता कि उचित है। चिराग, आपने अपनी ट्वीट में भी मेंशन किया था नीतीश फ्री बिहार, उसके बारे में बताएं, कैसे लोगों से आप अपील करें, कैसे कनेक्ट करें। देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं अभी इस जगह पे खड़ा हूँ, मैं उस पर कितनी टिप्पणी कर सकता हूँ, बट हाँ, विकसित बिहार बने, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। और हमारे साथ अब मध्य प्रदेश से विशेष संवाददाता ब्रिजेश तिवारी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और मतदान जारी हो चुका। 12 मंत्री समेत 355 उम्मीदवार की किस्मत दांव पर है। जी मैं साथी विधानसभा के रायसेन से बोल हूँ यहाँ पर अभी लाइव। और यहाँ पर साथी विधानसभा में बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं, हेल्थ ये अपने जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बीजेपी से हैं, और कांग्रेस से मदन लाल जी खड़े हुए हैं। यदि हम सुबह की हालत देखें, सुबह 7 बजे से यहाँ पर लगातार शुरुआत हो गई है वोटिंग की, जो कि समय थोड़ा ठंडा होने की वजह से अभी जो वोटिंग में पकड़ है वो उतनी नहीं पकड़ी है। और यदि हम बात करते हैं तो यहाँ के साथी में जो विधानसभा के प्रभारी हैं श्री ब्रजेश चतुर्वेदी, उन्होंने वोट दे दिया है। बिल्कुल, प्रभारी ने वोट दे दिया। कितना कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है यहाँ पर? जी सर, कोविड यहाँ पर जो कलेक्टर हैं रायसेन जिले के मुखिया उमाशंकर पांडे जी, उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं का जायजा करते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पे सैनिटाइज का पूरा पालन करके सामाजिक दूरी को बनाए रख के प्रॉपर वोटिंग कराई जा रही है। यदि हम पोलिंग वाइज बात करें तो यहाँ पे 359 पोलिंग है, जहाँ पर लगभग 2,21,000 मतदाताओं का वोट रायसेन साथी विधानसभा में चालू हो गया है। जी बिल्कुल, और मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्र पर लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं घर से अपने। यहाँ पे माहौल बन गया है मतदान का। थोड़ा ठंडा होने की वजह से जो लोग हैं यहाँ पर थोड़ा अभी सुबह में यदि हम बात करें तो मतदान चालू होने के साथ साथ थोड़ा स्लो है, और ये पकड़ लगभग 9 बजे के बाद बनेगी। और मेरी अभी बात हुई है यहाँ पे साथी विधानसभा के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, वो अभी थोड़ी देर में लगभग 10 बजे वोट डालने के लिए अपने पोलिंग स्थान पहुंचेंगे। ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका। और इसी खबर पे हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं मुरैना से। शुभम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? मतदान शुरू हो चुका है, कितने मतदाता घर से निकलकर वोट डालने के सामने आ रहे हैं? जी सर, अभी मुरैना में मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक काफी लोगों ने वोट डाला है। बाजार मार्ग में बिल्कुल पूरी तरीके से वाहन प्रतिबंधित है। सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ? वाहन प्रतिबंधित है और प्रशासन बिल्कुल पूरी तरीके से सतर्क है। ठीक है, धन्यवाद शिवम आपका बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर आज 24 सीटों पर
माफ करिएगा 28 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें बात करें तुलसी सिलावट, विकास के मुद्दा, रोजगार के मुद्दा, स्वास्थ्य के मुद्दा, समाज के मुद्दा, यही सब लेके चलते हैं। नाम मेरा रुक्मिनी देवी। तो पोती आपको बैठा के साइकिल चलाई है जी बहुत वो भी आपका वो भी जागरूक है आप ही की तरह। जी, जागरूक तो हो गया। पहले कहते थे सरकार जो 18 साल के नीचे शादी नहीं करो, लेकिन पढ़ा रहे हैं उसको, इसलिए हमारी मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पर है, तो निरंतर भ्रमण हो रहा है और सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई है। मीनू राणा। प्रॉब्लम होता है, कारण कि जो भी कमाते हैं उसको पढ़ाई लिखाई में हम लोग खपा देते हैं। शादी करने का औकात नहीं रहता है, कहाँ से गरीब आदमी शादी करेगा। रोजगार में भी आपको ज़्यादा करेक्शन है। नाम क्या है आपका? रुक्मिनी देवी। क्या एज हो गया आपका? हमारा 65 साल हुआ। 65 साल है, ठीक है। जी और अशोकनगर से हमारे संवाददाता विकास सोनी जुड़ गए। माफ करिएगा विशाल। विशाल, क्या कुछ जानकारी है, वहां पर मतदान शुरू हो चुका है, कितने मतदाता अभी तक वहां पहुंचे हैं? जी सर, मतदान शुरू हो चुका है लगभग 6 बजे से, और मतदाताओं में भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी जसपाल सिंह जज्जी भी वोट डालने पहुंचे हैं। सुबह 7 बजे के लगभग उन्होंने अपना मतदान किया, और ये सबसे पहले सुबह उठकर उन्होंने कारवाली बालाजी मंदिर दर्शन किए। इसके बाद संजय स्टेडियम में मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। और मतदान क्या कुछ जानकारी मिल पा रही सुरक्षा को लेकर? वहाँ कोविड-19 प्रोटोकॉल का कितना पालन हो रहा है? जो लोग मतदाता आ रहे हैं, क्या वो मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ ला रहे हैं, या उनको बूथ पे ही इंतजाम किया गया? जो लोग मास्क लेकर नहीं आ रहे हैं उनको क्या वहाँ मास्क दिया जा रहा है? जी सर, मैं बता दूं कि कोविड-19 को लेकर यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, और सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पर मास्क सैनिटाइजर जो लोग नहीं लेकर आ रहे हैं उनको प्रदान किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरे नियम कानून के साथ ही कार्य किया जा रहा है मतदान पर। सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षा बल यहाँ पर उपस्थित है, भारी संख्या में पुलिस की यहाँ पर उपस्थिति है। वो तमाम जानकारी के लिए विशाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोकनगर से हमारे संवाददाता जुड़े थे, जहाँ जसपाल सिंह जज्जी मैदान पर हैं और 7 बजे ही उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। अगर बात करें पिछले 2 चुनाव की, तो 23 मंत्री इनमें से चुनाव हार चुके हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो शिवराज सरकार के 23 मंत्रियों को जनता ने घर बैठा दिया था। वर्ष 2013 में 10 और 2018 में 13 मंत्री विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे। इस बार आज के दिन होने वाले वोटिंग में 14 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। इनमें 11 तो भाजपा सांसद ज्योतिराज सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि यह उनके कहने पर ही पार्टी बदलकर भाजपा में आए हैं। और किन प्रत्याशियों पर सबकी नज़र है? तुलसी सिलावट हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं, प्रभु लाल हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़ चुके हैं। प्रभु, क्या कुछ जानकारी है? मतदाता घर से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए या नहीं? घर से निकलना चालू हो चुके हैं, और देखा जाए तो इस बार मुकाबला कड़ा है। और वर्तमान में देखा जाए तो दोनों प्रत्याशी कांग्रेस से ही आए हैं। एक तुलसी सिलावट जो कि पहले कांग्रेस में थे, और प्रेमचंद गुड्डू भी कांग्रेस में था, और दोनों ही की कांटे की टक्कर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ वहां पर अपडेट है? क्या इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था कड़ी सुरक्षा पूरी कड़ी सुरक्षा की गई है वहाँ पे। और इस बार का चुनाव कुछ अलग ही चुनाव है, और मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है यहाँ पे। और चुनाव में इस बार जो ज्यादा हार जीत नहीं होगी, और जो चुनाव जो भी होगी, लेकिन इस बार दोनों पार्टी के उम्मीदवार लगे हैं अपने अपने मतदाता को रिझाने में।
लेकिन इस बार चुनाव बहुत ही कुछ अलग तरह का होगा। और खास करके इंदौर का चुनाव इंदौर का जो सांवर है, इस चुनाव में सभी की निगाह लगी है कि ये सबसे बड़ी सीट मानी जाती है सांवर क्षेत्र की। देखो तुलसी सिलावट जहाँ पर है और उनका सामना उन्हीं के कांग्रेस के पूर्व जब वो पार्टी में थे तो उन्हीं के साथी उन्हीं के सामना है उनका। तमाम जानकारी प्रभुलाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बड़ी खबर एमपी से बता रहे हैं 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं एक बार किन किन प्रत्याशियों पर नजर रहेगी। तुलसी सिलावट है, वहां पर गोविंद सिंह राजपूत हैं, प्रभुराम चौधरी हैं, डबरा सीट से इमरती देवी हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, ओपीएस भदौरिया है, सुरेश धाकड़, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता मैदान पर उतरे हैं जिनकी साख दांव पे लगी है। सबसे ज्यादा अगर साख किसी की दांव पे लगी है वो कांग्रेस से भाजपा में आए और राज्यसभा गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पे। उनके 11 मंत्री, उनके जो 11 लोग उनके कहने पे पार्टी छोड़कर आए थे, तो कहीं ना कहीं सिंधिया के ऊपर ये जिम्मेदारी भी होगी कि इन 11 सीटों पर पहले वो विजय पाए और भाजपा की सरकार बनवाए। सिंधिया को ये आज उनको लग के मेहनत की है उन्होंने, और कई बार उन्होंने जाकर इमरती देवी के लिए डबरा में जाकर जिस तरह से कमलनाथ के बयान पर उन्होंने प्रहार किया था। अगर बात करें डबरा सीट की, सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वालों में डबरा से बतौर कांग्रेस उम्मीदवार इमरती देवी थी, जिन्होंने राजवर्धन सिंह दतिया गांव से थे। इसी प्रकार अन्य पूर्व विधायक भी हैं जो भारी मतों से जीते थे, उनका सामना मतों के अंतर से उसके बाद बढ़त हो जाता है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना नियमों के तहत हो रहा है मतदान, जहां पर मतदाता घर से निकल रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर बूथ के अंदर जो वहां पर अधिकारी बैठे हैं वो भी प्रयोग कर रहे हैं, और जो मतदाता है एक बार में बूथ में 2 से या 3 ही लोग अंदर जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। उपचुनाव वाली सीटों पर वोटिंग के लिए 9,361 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 3,038 बूथ संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। निष्पक्ष चुनाव मतदान के लिए 33,000 सुरक्षाकर्मी भी हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 सीटों के लिए मतदान जारी है। 22 मंत्री समेत 355 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। उपचुनाव वाली सीट पर वोटिंग के लिए 9,361 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें से 12 मंत्रियों समेत 365 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इसमें किस्मत आजमाने वालों में सिंधिया गुट के 11 लोग हैं। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। और इसी खबर पे हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, सर सिंधिया के 11 लोग मैदान पर है, उनकी साख दांव पर लगी है, क्या कुछ कहना है सर आपका? देखिए, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वो बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुके हैं। आज वहां पर वोटिंग होगी, क्योंकि 23 सीटों पर ये जो चुनाव हो रहे हैं वो सरकार का भाग्य का फैसला करेंगे कि आखिर करना क्या है। 23 सीटें हैं, इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत यह कि उसको 23 सीटें जीतनी पड़ेंगी, तब वो सरकार बना पाएगी। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें से 9 सीटें जीत लेती है तो भी उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने की होगी कि सिंधिया के लिए होगी, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहे हैं वो सिंधिया के गढ़ में हो रहे हैं। सिंधिया अपने ज्यादातर विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में लाए थे और उनके गढ़ में चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये तय करेगा कि सिंधिया अगर ज्यादा से ज्यादा सीट जिता पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनका इम्पोर्टेंस उनकी बनी रहेगी, अदरवाइज उनको उतनी तवज्जो वहां पर नहीं दी जाएगी। तो इस लिहाज से कई समीकरण वहां पर बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। और दिग्विजय सिंह का भी चूंकि ये गढ़ है, सिंधिया का भी गढ़ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टक्कर वहां पर होने जा रही है। सर बिहार चुनाव पर भी हम आज 94 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर कई तेजस्वी तेज प्रताप की भी किस्मत दांव पर है। वहां पे लव सिन्हा भी
मैदान पर उतरे हैं। तो सर, बिहार चुनाव को अगर देखें, 94 सीटों पर चुनाव है, दूसरा रण है आज वहां पर। बिल्कुल, देखिए जहां तक बिहार चुनाव की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो चुनाव जहां पर जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर नीतीश कुमार के भाग्य का फैसला भी होना है और लालू प्रसाद यादव का भी गढ़ रहा, उनके भाग्य का भी वो भी उनका गढ़ रहा है। तो ये दोनों दिग्गज दिन महत्वपूर्ण है, इन दोनों की लड़ाई देखने वाली है, दिलचस्प लड़ाई है। लेकिन जिस तरह से बिहार के चुनाव चल रहे हैं, तेजस्वी यादव उभर कर आए हैं और एलजेपी का जो अपना दांव है, तो बड़े समीकरण वहां पर देखने को मिल रहे हैं। क्या एलजेपी उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरह से रामविलास पासवान करते थे? क्या उनके बेटे चिराग पासवान उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं कि जो भी सरकार बनेगी वो उसके साथ खड़े हुए नजर आएंगे? क्या वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? क्योंकि एक और वो जहां नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। वहीं एक पैर उन्होंने अपना आरजेडी की तरफ भी फैला रखा है कि इनकेस अगर आरजेडी की सरकार बने तो वो वहां भी अपने लोगों को मंत्री बना सकें, खुद भी मंत्री बन सकें। तो इस तरह के समीकरण उन्होंने बना रखे हैं। अब बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो उनके लिए ये और खासकर नीतीश कुमार के लिए लिटमस टेस्ट है कि वो 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर को कैसे। तमाम जानकारी के प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सीधे ले चलते हैं, आपको जहाँ पर वोटर क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं। नेताओं को रहा, हम लोग तो वही जिंदगी तब जी रहे थे, आज भी वही जी रहे हैं। ना कोई काम है, ना व्यापार है। बात ये हो रही है 1000 करोड़ की जीएसटी इकट्ठा कर ली, वो जीएसटी आई कहाँ से, आज तक यही नहीं समझ में आ रहा। व्यापारियों का तो सिर्फ मरण के अलावा और कुछ है नहीं, कोई होप भी नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज को आप है ना सारा काम दिए दे रहे हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं। सिर्फ आ गए हैं कि साहब चलो वोट तो किसी अच्छे व्यक्ति को चला जाए जो कुछ करे। कोविड जो नियम है वो यहाँ दिखाए आपको जब मतदान केंद्र में आया? देखिए, कोविड का नियम नहीं है, ये तो वही वाली बात है कि हेलमेट लगाइए। हेलमेट तो स्वयं को लगाना है ना, दूसरे को नहीं लगाना है। कोविड से बचाव तो आपको स्वयं करना है। सरकार ने तो कह दिया है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बोरियां बांट दी हैं 2-4 और फिर 80,000 करोड़ का खर्चा दिखा दिया है, तो सरकार का क्या होगा? कुछ नहीं। मैं तो पूरा निगेटिव हूँ, कोविड से भी निगेटिव हूँ और इस सरकार से भी निगेटिव हूँ। थैंक यू। और जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। डेमोक्रेसी एट इट बेस्ट, पहली बार, और अपना ओपिनियन दर्ज कराने का मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात है। बाकी मैं ऐसी सरकार चाहूँगी जो सच में लोगों का विकास करे, जो स्कीम्स आती हैं वो सच में लोगों तक पहुँचे, ना कि बस पेपर पेन पे रहें। कोविड की परेशानी क्या लग रहा है आपको? पूरे केंद्र में दिख रहा है कोविड के नियमों का? हाँ, कोविड के नियमों का काफ़ी अच्छे से पालन हो रहा है। जब मैं घुसी तो पहले मेरे हैंड सैनिटाइज करवाए गए और जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क भी ऑफर किया जा रहा है और टेम्परेचर भी लिया जा रहा है। नेता और अच्छी सरकार किसकी है? बेटी जलिस राजकुमार। यहाँ रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अपने अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए तत्परता से कार्यरत है उत्तर प्रदेश सरकार। किसानों के हित में लागू किए गए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान की फसल तेजी से खरीदी जा रही है। जहां वर्ष 2019-20 में किसान केवल 46,096.23 मीट्रिक टन धान की फसल ही बेच पाया था, आज वहीं 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई धान की खरीद में 24 अक्टूबर 2020 तक उत्तर प्रदेश सरकार का कुल 2,43,148.76 मीट्रिक टन धान की फसल किसानों से खरीद चुकी है, जो विगत वर्षों से लगभग 5 गुना ज्यादा है। और किसानों को 213.872 करोड़ रुपए का भुगतान भी सरकार द्वारा किया गया है। पहले हमारा धान जो बिकता था तो वहाँ हमें
दलाली देनी पड़ती थी। अब हमारा धान हम खुद भी बेच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में खरीदता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। किसी किसान के खेत में ज्यादा पैदावार होती है तो क्रय केंद्रों में उस किसान को निराश न होना पड़े, इसलिए उसके धान को भी क्रय केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर क्रय किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान बेचने की प्रक्रिया के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी किसानों को प्रदान की, जिसके चलते आज किसान घर बैठे अपने धान की फसल बेच पा रहा है। उत्तर प्रदेश के इस नए प्रारूप से किसानों का सम्मान एवं उत्थान दोनों संभव हुआ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे ले चलते हैं जहाँ पर वोटर क्या कुछ कह रहे सुनवा देते हैं। तो खैर हम तो पूरे प्रिकॉशन के साथ अपना दायित्व निभा रहे हैं। बाकी जनता भी जानती है कि अपने सुरक्षा के लिए कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो वो इस हिसाब से अपना काम कर रही है जनता। जी, यहाँ पर जो मशीन थी ये एक तो वीआईपी केंद्र माना जाता है। इसमें से श्रीमंत सिंधिया जी ज्योति महाराज जी सिंधिया जी यहाँ के ग्वालियर के महाराज कहलाते हैं, तो वो यहाँ पर वो है, तो उनका मतलब उनके क्षेत्र में ये वो भी यहाँ वोट डालने आते हैं। तो जो यहाँ के पर्यवेक्षक थे उन्होंने कहा है कि कुछ प्रॉब्लम थी मशीन में, तो मशीन को ठीक कराने के लिए करीब 10 मिनट का समय लगा और करीब 10 या 15-20 मिनट के बाद यहाँ वोटिंग स्टार्ट हुआ है। जी, तो वोटर्स को आप यहाँ सुन रहे थे जिन्होंने बताया इंदौर से ये वोट जहाँ वो बता रहे थे कि इस केंद्र पे 10 मिनट लगभग लेट शुरू हुई है वोटिंग, क्योंकि मशीन में कुछ पर्यवेक्षक ने बताया कुछ मशीन में दिक्कत थी, इसलिए 10 मिनट बाद वोटिंग स्टार्ट हो सकी। आप देख सकते हैं कि वोटर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। टाइम था वोट करने का, बट अनफॉर्चुनेटली हम बहुत जल्दी आ गए थे, 6:45 पे वी वर हियर, बट थोड़ा लेट हो गया था, बट दैट डज नॉट मैटर। मुझे अच्छा लगा वोट करके, मुझे देखना था कैसे वोट होता है, क्या ये वो मेरी मदर ने बताया था, बट जब प्रैक्टिकली करो तो आज अच्छे से सीख पाते हो। और मुझे ऐसा मतलब कैंडिडेट हम होप करते हैं जो बच्चों के रोजगार, जो युवाओं के रोजगार या शहर की साफ सफाई पे ध्यान दे। और जो नए लोग हैं उनको वोट करने के लिए, कई लोग क्या होता है निकलते नहीं है, तो उनको वोट करने के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे कि लोग निकलें? अपनी जिम्मेदारी समझ के लोग निकलें, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है ऐसे, बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमको समझनी चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि एक वोट इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप यहाँ आई, आपको पहली बार आपने वोट किया, कोविड की जो तमाम सुविधा होनी चाहिए वो क्या आपको दिख रही है? हाँ, मुझे दिख रही है, हर कोई मास्क लगाया हुआ है, और जो लोग नई भी लगाया था उनको उन लोगों ने मास्क प्रोवाइड किया। सबने सोशल डिस्टेंसिंग अपनी मेंटेन रखी। अभी भीड़ नहीं है तो मैं भी इतना नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जितना था उतना लोगों ने मेंटेन किया है। और ये आप देख सकते हैं कैसे युवाओं ने कहा कि जो युवाओं के रोजगार की बात करेगा और साफ सफाई में बात करेगा, वोट हम उसी को देंगे। ये मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पे तमाम लोग लाइन में लगे हुए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन कर रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजर सबके हाथ पे है और सब लोग उसी सर्किल में हैं जिसको चुनाव अधिकारियों ने बनाया है। उतनी 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी वाले पैटर्न पे चल रहा है। ये देख सकते हैं एक बूढ़े बुजुर्ग भी पीछे नहीं है और मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। वो अपने बहुमूल्य वोट का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि उनको जो
ये बुजुर्ग महिला चलने में असमर्थ है, जिस तरह से उन्हें लेके जाया जा रहा है वोट डालने के लिए, यही भारत की तस्वीर है जहां पर वोट को इतना महत्व दिया जाता है। लोग अपनी सरकार चुनने के लिए कैसे भी होते हैं, देखिए आप ये उन्हें गोद में ले जाया जा रहा है वोट डलवाने के लिए। एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक वोट किसी का भी तख्ता पलट कर सकता है, किसी भी पार्टी का हिसाब हो सकता है, कोई प्रत्याशी जीत सकता है, लेकिन ये जुझारूपन वोट डालने के लिए सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप जैसे कि कोरोना के सारे नियमों का पालन हो रहा, पीपीई किट में अधिकारी तैनात हैं, वो पहले टेम्परेचर नापते हैं, तभी हैंड सैनिटाइज कराते हैं, पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर उसके बाद ही मतदान केंद्र के अंदर जाने दिया जाता है। तो कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। और यह आप देख सकते हैं महिलाओं ने भी वोट बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस लोकतंत्र के इस त्यौहार पर। बूढ़े बुजुर्ग भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी इस लोकतंत्र के त्यौहार पर पूरा हाथ आजमा रहे हैं और वोट डालने आ रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।